हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारीपरीक्षा.com। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है लाइफ में, राइट? सो गाइस, रीट का एग्जाम आने वाला है। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आई होप आपके प्रेपरेशंस बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। बहुत ही नियर है एग्जाम, जुलाई में हमारा एग्जाम है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की रीट सीरीज। इंग्लिश लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों ही लेवल्स पे, रीट लेवल 1, लेवल 2 पे आता है। आप इंग्लिश अगर एज अ लैंग्वेज चूज कर रहे हैं अपने ऑप्शन में, लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ही काम आने वाली चीज हो जाएगी। यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करेंगे। ओके, विल बी स्टडिंग इन वेरी वेरी डिटेल। पहले हम बात करेंगे कि रीट के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लैंग्वेज 1 में कौन सा आपके टॉपिक्स आते हैं एंड लैंग्वेज 2 में कौन से टॉपिक्स आते हैं। फिर हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाई करेंगे एंड उनके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप थोड़ा सा भी इस सीरीज पर ध्यान देंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बात करते हैं रीट के एग्जाम की, राइट? आपके दो एक पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 लेवल्स में होते हैं दोनों पेपर आपके। इसमें अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज 2 में नहीं कर सकते। अगर लैंग्वेज 2 में कर रहे हैं तो लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश चूज नहीं कर सकते। मतलब विद इन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, संस्कृत, तमिल एक्सेट्रा, उनमें से आप एक लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख सकते हो। और दोनों में ही थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है। लैंग्वेज 1 का सिलेबस थोड़ा इजी होता है, लैंग्वेज 2 का सिलेबस थोड़ा हार्ड होता है। सो इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मांगते हैं आप अपने इंग्लिश को, तो आप हमेशा लैंग्वेज 2 में अपना इंग्लिश चूज करके रखिए। दैट इज माई ओपिनियन। ओके, सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो उतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा आप लोगों के लिए। ओके, 30 मार्क्स का होता है इंग्लिश, अगर आप चूज कर रहे हैं तो 30 मार्क्स के आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। ओके, सो दीज 30 मार्क्स आर लाइक वेरी वेरी स्कोरिंग, ट्रस्ट मी पीपल, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है रीट के पेपर में। हम देखेंगे सिलेबस तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स आए हैं और वो आप इजीली स्टडी करके प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव अ लुक। हमने पेपर को दो पे उसमें डिवाइड कर दिया है। अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें, पेपर 1 लैंग्वेज 1, सो यू कैन सी है दैट वी हैव कंटेंट एंड वी हैव पेडागोजी। इंग्लिश में दो हमने डिवाइड कर दिया। कंटेंट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन प्रोज एंड पोएट्री आता है एंड ग्रामर, वोकैब एक्सेट्रा आपका आता है। वेराज अगर हम पेडागोजी की बात करें तो वहाँ लैंग्वेज पेडागोजी के टॉपिक्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आप थोड़ा सा भी रीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, बात करते हैं लैंग्वेज 1 में आने वाले टॉपिक्स की। तो हम कंटेंट की बात करें तो आपका अनसीन प्रोज पैसेज आता है एक, ठीक है, दैट इज यूजुअली बेस्ड ऑन योर वोकैब पे बेस्ड होता है ये पूरा पैसेज। आपके सिनोनिम्स आप पूछे जाते हैं पैसेजेस में से, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड फॉर्मेशन, और आपका स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं। दीज आर ऑल देयर। ओके, दूसरा पैसेज भी आता है आपका, दिस वन इज यूजुअली फॉर 5 मार्क्स, दिस वन इज यूजुअली फॉर 4 मार्क्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, आपको वर्ड दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द पैसेज आएगा, ठीक है, वो वर्ड पैसेज में से ही होगा। टेंसेस आते हैं, टेंसेस में यूजुअली आपका इज, एम, आर, हैज, हैव का ही यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनर्स आएंगे आपके, आर्टिकल्स भी आएंगे, डिटर्मिनर्स भी आएंगे, एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी आपका पैसेज में से पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन से आपको करेक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, कहाँ पर सही WH वर्ड लगा रखा है। लाइक व्हाट की जगह विच ना लगा हो, विच की जगह हु ना लगा हो, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है,
एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, ये थोड़ा डिफरेंट आता है। ये लिंग्विस्टिक्स से आपका एक टॉपिक आता है, आपको लिंग्विस्टिक साइंस एंड सिंबल्स और उनकी नॉलेज डिप्थोंग्स मोनोथोंग्स के बारे में पता होना चाहिए, उस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस सीरीज में बहुत ही डिटेल में समझेंगे और साथ ही इनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते चलेंगे। आगे देखते हैं लैंग्वेज 1 में आपका पेडागोजी सेक्शन जो आता है। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पेडागोजी के ये 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिनको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। लैंग्वेज 2 की बात करें, अगर आपने इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 लिया है तो आपका सिलेबस थोड़ा सा वेरी कर जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। आपके कंटेंट में आएगा अनसीन प्रोज पैसेज। प्रोज पैसेज का आपका जो है मेथड जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें आपके लिंकिंग डिवाइसेस पे क्वेश्चंस आएंगे, योर कंडीशनल्स, ओके, कंडीशनल्स पे क्वेश्चंस आएंगे और योर कंजंक्शंस, दीज आर योर लिंकिंग डिवाइसेस। Okay, so this we also will do subject verb आएगा, subject verb agreement, concord आएगा and inferences। पैसेज क्या कहना चाह रहा है, पैसेज में से डेरिवेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम इन्फेरेंसेस बोलते हैं, उस बेस पे भी इस पैसेज में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में अनसीन पोम भी आएगा। ओके, पोम हमेशा जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वे यूजुअली आपके फिगर्स ऑफ स्पीचेस पे बेस्ड होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीचेस। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच पे आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, अलिट्रेशन ढूंढने को बोला जाएगा, सिमिली आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा, मेटाफर बोला जाएगा, ओके, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस एंड राइम। ठीक है, ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए। बहुत ही छोटे से हैं ये, थोड़े से हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, तो यू गाइज नो अ लॉट ऑफ देयर, तो ऑफ देम आर देयर। तो आप जो टॉप 20 फिगर्स ऑफ स्पीच भी होते हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इस अनसीन पोम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। सी द थिंग इज, पोम में से आपके कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव मोडाल ऑक्सिलरीज। मोडाल ऑक्सिलरीज यू गाइज ऑल नो कैन हैज, इनका सबका यूसेज आपको फिलअप्स में आता है। Okay, so we'll study them also. Then we have common idioms and phrases, again meaning बताने के लिए आता है idioms and phrases का। Then we have literary terms, elegy, sonnet, short story, drama। ठीक है, literary terms like elegy, sonnet, short story and drama, इनके different terms आते हैं, like what is Petrarchan sonnet, what is Shakespearean sonnet। तो ये different terms हो जाते हैं जो जिनके बारे में आपको, जिनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपको डेफिनेशन वाइज आते हैं कि व्हाट इज दिस डेफिनेशन कॉल्ड, ओके, व्हाट इज एन एलिगी, ऐसे आ जाता है आपको। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, लाइक हमने पहले भी पढ़ा, साउंड्स एंड सिंबल लिंग्विस्टिक्स का हमारा ये टॉपिक है। ओके, ये भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। I hope this is clear to you people. Let's have a look at the pedagogy section. Pedagogy में भी हमारा similar है language 1 से, these topics. Principles of teaching English we had in language 1 as well. Communicative approach to English language teaching, this one also. Challenges of teaching English, difficulties in learning English. Okay, methods of evaluation and remedial teaching. Again we have 5 topics in language 2 for pedagogy. तो ये सारे टॉपिक्स हैं। दिस इज हाउ द पेपर 1 इज डिवाइडेड गाइस। पेपर 1 में आपके 2 लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में कंटेंट है एंड यू नो पेडागोजी है। तो अगर आप इंग्लिश को एज लैंग्वेज 1 चूज कर रहे हैं तो सर्टेन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस करना है, यू कैन सी दैट। ठीक है, एंड अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज 2 में चाहिए तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं, सेम गोज फॉर योर पेपर 2 ऑल्सो। अगर आप लेवल 2 की बात करें रीड की, तब भी सेम चीज होगी। आप देखिए कि यू नो सेम सिलेबस है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का पेपर 2 में भी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। यहाँ लैंग्वेज 1 इज सेम एज पेपर 1,
पेडागोजी में भी सेम है क्वेश्चन टॉपिक्स, एज वेल एज लैंग्वेज 2 में भी आप देख सकते हैं सेम ही तरीके के क्वेश्चंस टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे आपको पेपर 2 में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेवल 2 पे. Okay, I hope this is clear to you people. If you want, you can take a screenshot of this. Okay, and this will help you identify कि आपको कौन कौन से topics डिटेल में पढ़ाई करनी है. बाकी you can easily follow our series and study with us. बात करते हैं आगे चल के मेन टॉपिक्स की. जैसे कि मैंने कहा इस सीरीज में हम एक एक करके सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर उन टॉपिक्स के. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर जैसे रीड के एग्जाम में आता है अनसीन पैसेज भी हम कहते हैं. ठीक है, अनसीन पैसेज. ठीक है, अब रीड के एग्जाम में बहुत ही डिफरेंट टाइप के अनसीन पैसेज आते हैं. जैसे कि हमने सिलेबस में देखा लैंग्वेज 1 में डिफरेंट था, लैंग्वेज 2 में डिफरेंट था. ठीक है, पोम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, प्रोज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे. तो वो हम एक एक करके देखेंगे एंड आई विल हेल्प यू विद सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर योर पीपल. पहले से देखते हैं, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो व्हाट ऑल अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इंक्लूड्स. मेन आइडिया होता है, इन्फेरेंस होता है आपने जो उसमें से निकाला, सीक्वेंस होता है, क्वेश्चंस हमेशा पैराग्राफ वाइज ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्क्स. सो बेसिकली अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें ना गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज मतलब something that you have not read before, something that you have not encountered before, और आपने वो पढ़ा नहीं है और आपके सामने रख दिया गया है एंड यू नीड टू रीड इट इंस्टेंटली, यू नीड टू रीड इट ऑन द स्पॉट एंड देन यू नीड टू कम अप विद द आंसर्स. आप तभी पढ़ेंगे और तभी उसका मीनिंग निकालेंगे. व्हाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट, यू माइट आस्क. सी, जो आपने पहले से पढ़ लिया, जो आपने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया, ग्रामर रख लिया, वोकैबुलरी रख लिया, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि वो आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है. दिस इज समथिंग जो आपके पास ऑन द स्पॉट आ रहा है. दिस वुड चेक योर IQ लेवल, राइट. दिस वुड चेक कि आप कितना ऑब्टेन कर पाते हैं, आपके लैंग्वेज स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ऑन द स्पॉट पैसेज पढ़ के उसमें से क्या क्या निकाल पाते हैं, क्या क्या इन्फर कर पाते हैं, क्या क्या आपको समझ आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जज करने के लिए हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट. सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम टिप्स दैट यू शुड फॉलो व्हाइल अटेम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इन एग्जाम. ओके, हमेशा शुरू से आप लोगों को बताया गया होगा इन स्कूल ऑल्सो एंड वेयर एवर यू स्टडी इन कॉलेजेस ऑल्सो कि हमेशा आप क्वेश्चन पढ़िए, देन पैसेज पढ़िए एंड देन then move on to the question part. Read the passage in very detail. See, जब हम competitive exam point of view से बात कर रहे हैं तो one thing is very sure that we have a limited amount of time, right? हमें हर एक टॉपिक को कुछ ही मिनट हम दे सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फर्स्ट यहाँ पर पैसेज पढ़ ले, राइट. वी कैन नॉट फॉलो दिस पैटर्न. पैसेज पढ़ें, then we go to the questions, then we come back to the passage, then we identify these questions. ठीक है, this would be really time consuming. Okay, so this is the wrong method. Ideally ऐसा होना चाहिए, right? Ideally this is how you are supposed to solve a reading comprehension passage. लेकिन competitive exam point of view से ये सही तरीका नहीं है. क्यों नहीं है? As I told you कि हम हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम ही अलॉट कर सकते हैं. हमारे पास टाइम का क्रंच होता है, इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि वो कम से कम टाइम में आप फिनिश कर सको, राइट. तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन रेफर बैक टू द पैसेज. ठीक है, आपका पैसेज है, इतना बड़ा आपका पैसेज है, सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गो बैक टू द पैसेज. ठीक है, गो बैक टू द पैसेज. यूजुअली जो होता है ना, पैसेज जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो क्या होता है ना,
कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो आपका जो आंसर होगा ना फर्स्ट क्वेश्चन का, वो विद इन फर्स्ट 3 लाइन्स ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के ऊपर वापस पैसेज पढ़ने जा रहे हैं तो यू विल इजीली गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव अटेम्प्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, क्वेश्चंस फॉर वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेस। आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, synonyms, antonyms, spelling errors, okay, these are very important। ये जो होते हैं दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, राइट? आपको सोचना नहीं है, आपको अपना थिंकिंग स्किल नहीं लगाना है। ऑल यू नीड टू डू इज रीड द पैसेज। आपको आता होगा आंसर या नहीं आता होगा, या फिर आप गेस कर सकते हो। दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, राइट? आप ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा सोच लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, नो। ठीक है, if a synonym of let's say global is asked, right, you would know कि global है, universal है, you'll easily know the answer। ठीक है, so this is how it works। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप पहले कीजिए। क्यों पहले कीजिए? क्योंकि आपको इजीली इनका आंसर पता चल जाएगा, आप गेस भी इजीली कर पाओगे, एंड दे आर नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपके अगर 2 क्वेश्चंस भी डायरेक्ट है तो आपके 2 क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में डन हो गए। ठीक है, दिस इज समथिंग कि आपके ये क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं फिर, राइट? आपके 2 क्वेश्चंस डन हो गए 5 में से, तो आपके 2 क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लू बेस्ड क्वेश्चंस। क्लू बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में किसी का नाम पूछा है, राइट, कि एलिस, हु वाज एलिस, so you would easily know who was Alice from the first 3 lines of the passage, अगर Alice के बारे में पैसेज है। ठीक है, तो या फिर कोई डेटा दिया गया है, लाइक पॉपुलेशन इज दिस मच ऑफ दिस स्टेट, तो यू वुड इजीली नो दैट डेटा, आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ चुका होगा, राइट? एंड यू नो आइडेंटिटी पूछी जाए किसी भी चीज की, सो दीज आर क्लू बेस्ड क्वेश्चंस जिनको हमें पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका आंसर बहुत ही ओपनली पैसेज में सामने सामने लिखा होता है। आपको ढूंढने की जरूरत या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, थिंकिंग स्किल्स की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, whenever we are reading a passage तो एक पर्टिकुलर टोन में वो लिखा होगा। अगर आपने पैसेज पूरा नहीं पढ़ा है, दिस इज वेयर यू वुड मिस। इफ यू आर स्किमिंग, दिस इज वेयर यू वुड मिस। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्व कर ले रहे हो एंड आपने पूरा पैसेज पढ़ने की गनीमत नहीं उठाई है, दिस इज वेयर यू वुड बी हेल्पलेस, बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, कि जो राइटर है, जो ऑथर है उस पैसेज का, उसने किस फ्रेम ऑफ माइंड से उस चीज को लिखा है। क्या वो उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, इज इट क्रिटिकल, राइट? क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है उस चीज की, या फिर बायस्ड है राइटर जो है हमारा, वो किसी तरह झुका हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्स रेशियो। ठीक है, इफ इट्स अ फीमेल राइटर, शी वुड बी मोर टॉकिंग अबाउट द विमेन, तो थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है। या फिर पॉलिटिकल व्यूज भी राइटर के जो होते हैं वो पैसेज को थोड़ा सा बायस्ड बना सकते हैं, राइट? So you need to know that also। Next we have dogmatic। ठीक है, वो कोई किसी पर्टिकुलर डॉक्ट्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ओपिनियनेटेड है, राइट? कोई पर्टिकुलर सिद्धांत है जिससे उन्होंने पैसेज लिखा है। कोई जैसे कि इफ अ सोशलिस्ट इज राइटिंग अ पैसेज, तो वो सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे। इफ अ कम्युनिस्ट इज राइटिंग अ पैसेज, देन कम्युनिज्म को बढ़ावा देंगे उसमें। सो दे वुड बी अ बिट बायस्ड अबाउट whatever their ideologies are, whatever dogmas they follow। okay, तो इसलिए आपको उस हिसाब से जज करना है, आपके हिसाब से नहीं, not what you understand, right? next we have ethical। मोरालिटी क्लॉज भी डाल देते हैं लोग अपने पैसेजेस में ना, वो मॉरली उसको टोन को रखते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा सही होता है। अब इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड एज एथिकल इज ऑल्सो समथिंग दैट द राइटर आइडेंटिफाइज विद। राइटर अपने टोन में लिख रहा है, राइटर उस हिसाब से दे रहा है उस पैसेज को जो उसको लगता है इज एथिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मर्डरर इज राइटिंग अ पैसेज, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस। ठीक है, सो उसके लिए तो द पर्सन ही मर्डर्ड, इट वाज एथिकल, इट वाज नॉट रॉन्ग, इट वाज समथिंग मॉरल ही हैड डन, राइट? बट अकॉर्डिंग टू यू इट्स रॉन्ग, राइट? लेकिन अगर हम मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं,
या फिर किसी थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरली करेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पैसेज को समझना पड़ेगा. वी नीड टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ दैट पैसेज. यूजुअली जो एग्जाम्स में आता है दैट इज ह्यूमरस ऑल्सो, यू नो, हास्य पैसेज होता है. some comic relief is put in the passage to make it more interesting. And we have introspective, right? सेल्फ एग्जामिनिंग पैसेजेस होते हैं जहाँ पर खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो राइटर होते हैं वो खुद क्या समझ रहे हैं किसी टॉपिक के, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है. पॉपुलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, सरकास्टिक हो जाता है, आयरॉनिकल हो जाता है, जहाँ पर आपको लग रहा होगा दैट यू नो द राइटर माइट हैव सेड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस you failed in the exam, और घर पे आप लोग जाते हैं और पापा बोलते हैं अरे वाह तुमने तो झंडे गाड़ दिए, राइट? सो दैट इज सटायर, ओके, दैट इज सैटिरिकल टोन, ओके, आयरॉनिकल टोन. तो अगर जो राइटर है वो इस टोन में भी लिख सकता है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट टोन, कि मतलब गलत चीज को भी वो तारीफ करके बोल रहे हैं या सही चीज को भी वो बुराई करके बोल रहे हैं, तो दे आर क्रिएटिंग एन आयरनी, दे आर क्रिएटिंग अ सटायर देयर. ओके, नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल. Technical doesn't mean कि passage is about technology. No, passage has a lot of information about stuff. Passage has a lot of data about stuff. ठीक है, बहुत ही रफ रॉ पैसेज है, वो सीधे सीधे डेटा के हिसाब से बात कर रहा है. दैट इज अ टेक्निकल पैसेज. देन वी हैव एनालिटिकल पैसेज ऑल्सो, जहाँ पर राइटर ने पूरा एनालिसिस किया होता है चीज का और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपना एनालिसिस शो कर रहे होते हैं. देन वी हैव सजेस्टिव पैसेज एज वेल. सजेस्टिव पैसेज में क्या होता है कि राइटर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं दैट दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट अबाउट. ठीक है, वो कुछ कहना और कुछ और चाहते हैं, कहे कुछ और रहे होते हैं. दैट इज योर सजेस्टिव पैसेज. So if you're reading the passage, then only you can identify the tone of the passage, and this is very very important. For example, अगर आपका टाइटल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, let's say the writer was writing about patriotism, okay, in a let's say sarcastic manner, sarcastic tone में पेट्रियोटिज्म के बारे में हमारा पैसेज है. ठीक है, अब आप पेट्रियोटिज्म पढ़ लोगे, आपने देख लिया, लेकिन अगर आप टोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और टाइटल पूछा जाएगा तो आप सीधे पेट्रियोटिज्म लिख दोगे. ठीक है, सो दिस इज वेयर यू वुड गो रॉन्ग. यू नीड टू लुक एट द टोन ऑफ द पैसेज, कि द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग इट और बीइंग सैटिरिकल अबाउट इट और व्हाटएवर. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेयर वी कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, नो स्किमिंग. अगर आप स्किम कर रहे हैं पैसेज को, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के रख ले रहे हैं, पैसेज पूरा नहीं पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, देन दिस वुड अफेक्ट यू इमेंसली. ठीक है, सो नेवर एवर एवर स्किम. इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज इम्पेरेटिव, बहुत ही जरूरी है कि आप पूरा पैसेज पढ़िए. आप क्वेश्चंस देख के पढ़िए लेकिन पूरा पैसेज पढ़िए. डोंट स्किप द पैसेज. ओके, दिस इज इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है. Next we have always attempt reading comprehension at the end to score more. Obviously reading comprehension है, passages कभी कभी बहुत बड़े भी आ जाते हैं, कभी कभी छोटे passages ही होते हैं लेकिन वो बहुत tough होते हैं language wise, you know, बहुत मुश्किल हो जाते हैं. तो इसलिए आप reading comprehension हमेशा end में कीजिए. जब आपका पेपर हो जाए, आपने बाकी सारे questions attempt कर लिए हैं, तब आप reading comprehension पे आइए. बिकॉज 5 to 6 मिनट्स तो आपको कम से कम अलॉट करने ही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को. तो अगर आप पहले कर दोगे तो इट माइट हैपन कि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अच्छा नहीं कर पाए हो और आपके दूसरे क्वेश्चंस भी मिस हो जाए. ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ठीक है, कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमेशा एट द एंड ऑफ द पेपर ही करना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव रिकॉग्नाइज द कैटेगरी ऑफ द पैसेज. ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, टोन जरूरी है, वैसे ही कैटेगरी ऑफ द पैसेज भी जरूरी है. पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर था कैसे बात कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर है किस बारे में बात कर रहा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस आते हैं. अगर हम रीट की बात करें पर्टिकुलरली, तो रीट में आपके यूजुअली आपके सोसाइटी एंड राइट्स से आएगा पैसेज, राइट. you'll have it from environment. This is on the basis of previous year questions I'm talking about. Education.
ठीक है। और स्टेट एग्जाम्स में एक होता है स्टेट बेस्ड भी आते हैं, स्टेट के डेटा के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, या पर्टिकुलर कल्चर जो होता है उस स्टेट का, उस बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. So there are different categories of a passage that you need to identify with. This is something that would be again helpful with your title question as well as your inference based questions also. अगर आप टॉपिक समझ जाओगे कि हमारा जो पैसेज है वो किस टॉपिक का है, तो आपको जब आप इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे जहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है, सोच के लिखना है, उनमें आप उसी जोन में फिर सोच के करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है या सोशल राइट्स से है, लेजिटिमेसी से है, इकोनॉमी, टेररिज्म, एजुकेशन एटसेट्रा. ठीक है, उसी जोन में आप सोचकर आंसर करोगे. सो दीज आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन that are very important for you to understand, and अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करके चलेंगे एग्जाम में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल. ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम रीड के एग्जाम की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना टफ नहीं आता है. तो अगर आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली अपने लैंग्वेज 1 में 5+4 एंड लैंग्वेज 2 में आपके 2+3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सैम्पल क्वेश्चंस. दीज आर फ्यू सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स फॉर द रीड एग्जाम, जो मैंने आप लोगों के लिए छांट कर रखे हैं यहाँ पर. ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं रीड में व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कोई पैसेज 2 क्वेश्चंस का आता है, कोई क्वेश्चन का पैसेज का भी आपका 5 क्वेश्चंस का आता है, 4 क्वेश्चंस का आता है. पोइट्री की बात करें तो यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चंस के पैसेज आपके आते हैं. सो यू नीड टू स्टडी देम अकॉर्डिंगली. लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैसेज एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. Global warming is defined as the increase of the average temperature on Earth. See, किस बारे में बात हो रही है पैसेज में? Global warming. सबको पता है global warming क्या है, right? The temperatures are increasing, जिसकी वजह से हमारे आइस कैप्स जो है अंटार्कटिका वगैरह में they are melting, that is global warming. ठीक है, is defined as the increase of the average temperature on Earth. एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का होना चाहिए उसमें जो इंक्रीज आई है, जो बढ़त आई है, उसको हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे दिया है. ठीक है, दिस इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर इज द कॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स विच आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये इंक्रीज क्यों आया है, अब रीजन दिया हुआ है. ठीक है, एज आई सेड पहले कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन वो भी आते हैं, राइट? सो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट होता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि क्यों हुआ है इंक्रीज. इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हमारे वर्ल्ड में आते रहते हैं, उनका नंबर जो है फ्रीक्वेंट हो गया है, इंक्रीज हो गया है. फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट वर्ड, टफ वर्ड लग रहा है, डालो दिमाग में. ठीक है, एज आई सेड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं रीड में, तो जो भी आपको वर्ड थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग लगे उसको अपने दिमाग में आप डाल के रखिए. Next we have carbon dioxide produced by the use of chemicals and the burning of fuels is the main cause of global warming. Causes बता दिए. High levels of carbon dioxide trap heat in the atmosphere. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बढ़ जाता है तो हीट को ट्रैप कर लेता है, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है. This can have serious consequences for the climate of a region. Global warming can cause many natural disasters, prolonged and widespread droughts, heavy floods, very severe storms and melting of glaciers are just some of them. तो हमने रीजन बता दिया, क्या होता है क्या बता दिया, कैसे होता है बता दिया. अब उसके इफेक्ट्स क्या है वो भी बता दिए कि क्या होता है. ड्रॉट्स हो रहे हैं, हेवी फ्लड्स हो रहे हैं, सीवियर स्टॉर्म्स एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. There will be hurricanes and cyclones in many parts of the world. It seems that the world is totally unprepared to meet the crisis. Countries should get together to find ways to check global warming. Vehicles, buildings, appliances, etc. must display high standards of energy efficiency. See, बहुत ही easy है टॉपिक पैसेज. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, क्यों होती है बता दिया, कैसे होती है बता दिया, उसके वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं बता दिया. What should be done, that is also told कि vehicles, building etc. उनमें
हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी को कम कर देना चाहिए एंड ऑल द कंट्रीज शुड मेक एन एफर्ट टू फाइंड वेज टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग। सारी चीजें हमारे पैसेज में है, हमें पैसेज का टोन पता चल गया, पैसेज का टॉपिक पता चल गया, एनवायरमेंट के ऊपर हमारा पैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। Which one of the following is opposite in meaning to the word global? ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा पैसेज है में है ग्लोबल, ग्लोब से निकला है ये वर्ड, ठीक है। ग्लोब यू ऑल नो आई होप, ठीक है, दैट राउंड बॉल दैट shows the earth, ठीक है, that is your globe. I'm very bad at drawing, so excuse me about that. Okay, so ग्लोब आपने बचपन में देखा होगा ना, अर्थ का जो मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड योर ग्लोब। सो सिंस ग्लोब है, पूरा अर्थ को रेफर कर रहा है, ग्लोबल बिकम समथिंग दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, समथिंग दैट इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, नो, यूनिवर्सल वुड मीन एग्जैक्टली दैट, ग्लोबल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लोकल, अर्बन, रूरल, ठीक है। लोकल is your answer. Why is local your answer? Because global पूरे वर्ल्ड को रेफर कर रहा है, local means आसपास का, ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड एंड आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल, ठीक है। हमारे पास नेचुरल वर्ड यहाँ पर कई बार आया हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में, यहाँ पर देखिए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स, अपने आप होने वाले डिजास्टर्स, राइट। इसका हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है नेचुरल, ठीक है, इसको हमें वर्ब के फॉर्म में यूज करना है। नेचर वुड बी नाउन, नेचुरलाइजेशन वुड अगेन बी नाउन, नेचुरलाइज इज योर आंसर, ठीक है। नेचुराइज कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। सो आप लोग देखिए कि रीट के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इस टाइप के आ रखे हैं, आपका जो वोकैबुलरी होना चाहिए ना, वो बहुत ही ऑन पॉइंट होना चाहिए। आप उन्हीं पैसेजेस को प्रैक्टिस करिए जहां पर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका एक, यहाँ पर देखिए एंटोनिम का क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस इज एंटोनिम, दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये टॉपिक्स हमारे अनसीन पैसेज में आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। People in the villages of Rajasthan lead a very simple life. Their way of living has not changed over the years. यहाँ पर हम राजस्थान में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, people in the villages of Rajasthan, ठीक है। Their way of living has not changed over the years. वो कैसे जिंदगी काटते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। They live in circular huts. The walls of these huts are covered with cow dung. ठीक है, वॉल्स कैसे कवर्ड होते हैं? काउ डंग से। एवरी हट हैज अ स्मॉल प्लेस फॉर वर्शिप। द लाइफ ऑफ दीज पीपल इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। इट इज वेरी हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स. वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम. Sometimes they have to walk a long distance to get drinking water. For their agriculture, they depend on rain, but these people are very brave. They have learned to face difficulties and they never lose hope. They also like to enjoy their life. Women like to wear dresses full of bright colors. People living in villages in Rajasthan have a rich tradition of music and dance. The people of Rajasthan are very proud of their culture. So the topic is very clear of this passage to everyone, right? राजस्थान के लोगों के बारे में बात हो रही है। राजस्थान के लोग डिफिकल्टीज में रहते हैं, yet they are very कलरफुल एंड रोबस्ट एंड फिल्ड विद एनर्जी। वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो पैसेज का टोन क्या है? अप्रिशिएटिव, तारीफ करते हुए कि डिफिकल्टीज में रह रहे हैं, दे सफर फ्रॉम हीट एंड ऑल, बहुत गर्मी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन तब भी वो अपने कल्चर में रह रहे हैं, बहुत ही कलरफुल लाइफ जीते हैं। दे डोंट लूज एनी सॉर्ट ऑफ होप, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर ब्रेव, ठीक है। ब्रेव बहुत ही इजी सिंपल वर्ड है, अगर आपने थोड़ी सी भी वोकैबुलरी पढ़ी है तो दिस वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। हार्ड वर्किंग, नो, हार्ड वर्किंग मीन्स समवन हु वर्क्स टू मच, राइट, बहुत मेहनत करने वाले लोगों को कहते हैं। प्रॉस्पेरस, नो, जो फल फूल जाए, मतलब फल फूलते हैं ना, बोलते हैं, उन लोगों को प्रॉस्पेरस बोलेंगे। वैलिएंट इज योर आंसर, ठीक है।
Valiant means brave, bahadur. Okay. Enthusiastic, no, because enthusiastic means someone who's filled with energy, enthu. Okay. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एंटोनिम ऑफ ब्राइटेस्ट, सी अगेन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. एंटोनिम ऑफ ब्राइटेस्ट कलरफुल नहीं होगा. ब्राइट मतलब चमकीला, समथिंग दैट इज शाइनिंग, राइट. डल हमारा आंसर होगा. फीका, डल मीन्स फीका, चमकीला, शाइन करने वाला. डल मीन्स फीका. ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होगा? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखे. डार्क, अंधेरा. ठीक है. I hope this is clear. See again, vocabulary based question है. Third question is which of the following words is correctly spelled. आपको spelling check करना है इसमें. First ही आंसर हमारा सही है. Immediate का spelling है. बहुत basic word आपको दिया गया है immediate, right? I mean 7th 8th क्लास में ही आपने का बच्चा भी इसको कर सकता है, तो it is very very simple. तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड और एंग्शियस अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट फॉर रीड. ठीक है. बहुत ही इजीली आपका सॉल्व हो सकता है. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. देयर वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड वे ऑफ लिविंग. जीने के तरीके को क्या कहते हैं? ठीक है. आवर आंसर इज लाइफस्टाइल. ठीक है. जीने के तरीके को लाइफस्टाइल कहते हैं ना. आपने डिफरेंट ब्रांड्स में भी देखा होगा, लाइफस्टाइल ब्रांड्स होते हैं. तो दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड अगेन. ओके. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो. सी फ्रेजेस से भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है. कंट्री साइड ऑफ अ नेशन. कंट्री साइड मतलब गांव वाला एरिया. ठीक है. कंट्री साइड मतलब गांव वाला एरिया होता है. सिटी साइड मतलब शहर वाला एरिया. ठीक है. तो कंट्री साइड को हम क्या बोलते हैं? रूरल बोलते हैं ना. रूरल इंडिया आपने पढ़ा भी होगा. पंचायत वगैरह कहाँ होते हैं? रूरल इंडिया में, राइट. अर्बन इंडिया मीन्स सिटी. नेशनल मीन्स द एंटायर इंडिया. इनहैबिटेंट मीन्स रहने वाले. ठीक है. सो एज आई वाज सेइंग, योर वोकैबुलरी गेम नीड्स टू बी टॉप नॉच फॉर द रीड एग्जाम. ओके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं. लेट्स चेक इट आउट. Patriotism or love for one's country is one of the noblest sentiments of man. It is love that comes from one's gratefulness to the land where one is born, the country that provides everything that makes life worth living: food, clothing, and shelter, families, friends, and the way of life of its people. Or, in other words, it is our country that gives us all that we enjoy and all that makes man's life different from and richer than that of all other animals. That is why patriotic feelings are natural to man. So यहाँ पर अपने कंट्री को अप्रिशिएट करने का टोन है, राइट. अप्रिशिएटिव टोन है, कंट्री के बारे में है, एंड द टोन इज अप्रिशिएटिव. ठीक है. आई वॉज डिस्कसिंग पेट्रियोटिज्म विद यू अर्लियर ऑल्सो ना. तो टोन कुछ भी हो सकता है. मैंने बोला था सैटिरिकल भी हो सकता है. यहाँ पर अप्रिशिएटिव है, तारीफ कर रहे हैं. पेट्रियोटिज्म इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट हैव, राइट. इट इज नेचुरल फॉर अस बिकॉज जहाँ हम रहते हैं, जो कंट्री हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, एज द पैसेज सेज, फूड दे रही है, क्लोथिंग दे रही है, जॉब्स दे रही है, उसके तरफ हमें थोड़ी सी विनम्रता हमारे दिल में होती है, थोड़ा सा प्राइड भी होता है. दैट इज व्हाट इज पेट्रियोटिज्म अबाउट. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. Which one of the following is the most appropriate title for the passage? As I said, title वाला passage, title वाला question आया है. ठीक है. इसके लिए मैंने बोला था ना, टोन बहुत important है. Patriotism, love for country, noblest sentiment, no. Simple सा first word हमारा बता रहा है patriotism. This is what it's talked about in the passage. ठीक है. Patriotism and love for country is the same thing. But since the passage is using a word called patriotism, please stick to it as your title. Okay. आगे चलते हैं. In the above paragraph, in other words indicates. Again आपको phrase दिया हुआ है, in other words. Let's go back to it in the passage. Or in other words. In other words मतलब दूसरे शब्दों में. दूसरे शब्दों में कहें तो बोलते हैं ना, अलग शब्दों में कहें तो. तो what does it mean? क्या कर रहा है ये? Emphasis no, it's not providing any emphasis. Point नहीं कर रहा है, focus नहीं डाल रहा है. Reformulation, पहले कई बात को दोबारा कह रहा है ना. पहले कोई बात को दोबारा एक्सप्लेन करा जा रहा है, दूसरे तरीके से कहा जा रहा है. That is your reformulation. So this is what it is doing.
सीक्वेंस नहीं कर रहा है, एडिशन नहीं कर रहा है, कुछ जोड़ नहीं रहा है। जो उसने पहले कहा है लव फॉर द कंट्री के बारे में बात हो रही है कि कंट्री ये देती है, उसी के बारे में दोबारा बात कर रहा है कि कंट्री ये भी देती है, ये भी करती है हमारी लाइफ में, इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इज डूइंग हियर रीफॉर्मुलेशन, दोबारा से सेम बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैप्टन एज वेल एज द सोल्जर्स डैश ready to march, are ready to march. Plural subjects हैं captain and his soldiers. Okay, captain और उसके soldiers दोनों हैं, plural subject है, are लग जाएगा आपका। modal से question आया है as I said earlier also. ठीक है, next we have in the above passage the author wants to convey. अब ये आ गया आपका inference based question. ठीक है, something that you all get very scared of, right? So this question needs to be done at the end of any paper. अगर फर्स्ट में भी होता तब भी हम इसको लास्ट में ही करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे। अब ये क्वेश्चन ना ऑप्शन बेस्ड है, बहुत चीज़ें कन्वे करना चाह रहा है ऑथर, लेकिन ऑप्शन कौन सा परफेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। पेट्रियोटिज्म इज सेकेंड टू एनी अदर सेंटिमेंट। पेट्रियोटिज्म किसी भी सेंटिमेंट के बाद आना चाहिए। नो, दिस इज नॉट व्हाट द ऑथर इज सेइंग, राइट? पेट्रियोटिज्म इज नॉट नेचुरल, बिल्कुल ऑपोजिट बात बोल रहे हैं। नेचुरल है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, वन मस्ट बी पेट्रियोटिक टू एन एक्सटेंट, एक लिमिट तक पेट्रियोटिक होना चाहिए, ये भी ऑथर ने नहीं कहा है। ठीक है, ऑथर तो इज सेइंग फुल्ली पेट्रियोटिक होना चाहिए। ओके, वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर वन इज बोर्न। दिस इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, talking about immense love for one's country, being grateful for one's country which is providing you lots of stuff. ठीक है, this is what our author is talking about. I hope this is clear to you people. आगे बढ़ते हैं, let's have a look at this. Okay, this is your poem, unseen passage, poem से आया है यहाँ पर, ये चेक कर लीजिए। The Jamuna's waters rush by so quickly, the shadows of evening gather so thickly. Like blackbirds in the sky, oh, if the storm breaks, what will betide me? Safe from the lightning, where I shall hide me, unless thou succor my footsteps and guide me. Ram re Ram, I shall die. ठीक है, छोटा सा पोएम है, किसके बारे में? जमुना के बारे में है, और as you say यमुना। ठीक है, so the person in this poem is a bit scared of water or the river. ठीक है, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पोम में सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए, बिकॉज पोम आप समझने लग जाएंगे, इट वुड जस्ट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन देखिए, समझने की जरूरत भी है, ठीक है, या फिर लाइन से पूछे गए हैं। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द अबव लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक ब्लैक बर्ड्स। अब इसमें पोम क्या कहना चाह रही है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता आपका। लाइक लगा हुआ है, राइट, लाइक ब्लैक बर्ड्स, तो आपका सिमिली आंसर है। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज के साथ। ब्लैक बर्ड जैसा, जैसा वर्ड है ना, जैसा वर्ड सीधे सीधे लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है, सो इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, हेंस अ सिमिली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, सेम में वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन इन द अबव लाइन्स। अलिट्रेशन का हमें एग्जाम्पल ढूंढना है। व्हाट इज एन अलिट्रेशन? वेयर द सेम साउंड गेट्स रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली, तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा र का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, र राम रे राम, सो दिस बिकम्स आवर आंसर। आप पैसेज चेक कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ ब का 2 बार हो रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट इन दी ऑप्शंस, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। आप ऑप्शंस चेक करके ही अपना आंसर बताएंगे, पैसेज के हिसाब से मत बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next passage we have, again a poem is there. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear time's waste. Then I can drown an eye unused to flow for precious friends bid in the death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and moon the expense of my vanished of many a vanished sight. ठीक है, अगेन अगर आप पोएम का मीनिंग निकालने लग जाएंगे तो यू वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस फर्स्ट।
Which of the following words taken from the poem is an example of personification? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पोम को समझने की, आपको यहाँ पे सीधे इस वर्ड पे आ जाइए, ये वर्ड समझ आना चाहिए आपको। पर्सोनिफिकेशन क्या है आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में आपको क्या होता है, यू गिव द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, किसी जिंदा इंसान के एट्रीब्यूट्स लाइक चलना, खेलना, बोलना, हंसना एक्सेट्रा आप किसी नॉन लिविंग एंटिटी को दे देते हैं, ठीक है, या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दे देते हैं, उस बात को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक, which of the following words taken from the poem is an example of personification? Let's take a look. I time loves moon. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, I है नहीं यहाँ पे, then I can drown an I, ठीक है, this is not personification, कोई living attribute नहीं दिया हुआ है। Time, let's go to time. Times यहाँ पर है, times waste, dear times waste, no. Then we have loves. Okay, let's go to love. And weep afresh love's long silence cancelled वो, love's long silence, ठीक है। यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट दिया गया है, साइलेंट होने का, एज इफ लव वाज अ पर्सन एंड उसको साइलेंट होने का एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दे दिया है, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है, इसलिए loves is the word getting personified. I hope this is clear to you. Next is, went to the sessions of sweet silent thought. Yeah, let's go to the question again. What is hidden in death's dateless night? ठीक है, यहाँ पर हम इस लाइन पे आ जाते हैं, डेथ्स डेटलेस नाइट वाली पे, डेथ्स डेटलेस नाइट ये वाला पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। इस लाइन को पढ़िए, फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स बिड इन द डेथ डेटलेस नाइट, ठीक है, बिड इन छुपा हुआ है, ठीक है, व्हाट फ्रेंड, कोई और वर्ड यहाँ पर है ही नहीं। सो इवन इफ आपको मतलब समझ ना आ रहा हो लाइन का, आप वर्ड देख के निकाल सकते हो कि फ्रेंड इज दी आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द रीट एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन, क्या क्या हमने रीट एग्जाम में जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, ठीक है, तो 4 या 5 क्वेश्चंस का आएगा, वोकैबुलरी बेस्ड और टाइटल या फिर समटाइम्स inference based and a tense या modal, ठीक है। तो इतना ही आपका आता है, हैवी पैसेजेस नहीं आते हैं। पोम की बात करें तो जैसे कि हमने अभी देखा, पोम फिगर्स ऑफ स्पीच से ही आएगी, कभी कभार बहुत रेयरली इन्फेरेंस बेस्ड आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 things that you need to remember while you're preparing for the reading comprehension. So I hope this was very helpful to you people, okay. I'll come up with the next video of the next topic very soon. I hope you like it. So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe to our channel. Bye.